हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी विद सीमा यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से हैं 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन फॉर यू का आंसर जान लेते हैं, जो कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था। क्या था क्वेश्चन फॉर यू? भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को, 25 जनवरी 1950 को या फिर 15 अगस्त 1947 को? क्या है इसके लिए सही उत्तर? तो 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब से मनाया जाना शुरू हुआ था? 2011 से। और इस वर्ष हमने 2021 में कौन सा राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है? 11वां। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा था तो ज़रूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में टोटल 22 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन फॉर यू, एक पिछली वीडियो का और एक इस वीडियो का। तो दोनों लास्ट वाले का भी आपको आंसर देना है और आपको बताना है कि आपने आज कितने सही उत्तर किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए। किसने कहा कोई भी परिवर्तन बड़ा या छोटा, अचानक या क्रमिक, आंशिक या पूर्ण क्रांति है? अरस्तू ने, सिसरो ने, ऑगस्टाइन ने, इनमें से कोई नहीं। तो अरस्तू ने ये कथन कहा है कि कोई भी परिवर्तन, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अचानक हो या क्रमिक, आंशिक हो या पूर्ण, क्रांति है। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने। माओ चीन को औद्योगिकृत करने के अपने प्लान को क्या नाम देते हैं? माओ ने चीन को औद्योगिकृत करने के अपने प्लान को क्या नाम दिया है? आपको ये बताना है। द न्यू डील, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रेट लीप फॉरवर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो माओ ने जो चीन को औद्योगिकृत करने का अपना प्लान बनाया, उसको क्या नाम दिया था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। पंचायती राज जीवीके राव समिति का गठन कब हुआ? पंचायती राज में जीवीके राव समिति का गठन कब हुआ? आपको ये बताना है। 1985 में, 1983 में, 1984 में या फिर 1982 में? जीवीके राव समिति का गठन कब किया गया? तो जीवीके राव समिति का गठन कब किया गया? 1985 में। और इस समिति की सिफारिश क्या थी? इस समिति ने जिला परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। इनके अनुसार विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका होनी चाहिए और ये जिला परिषद को एक उपयुक्त इकाई मानते हैं किसी भी विकास कार्य के लिए। और इसके अलावा उन्होंने क्या सिफारिश की कि नियमित रूप से, नियमित टाइम पर चुनाव होने चाहिए, नियमित समय पर चुनाव होने चाहिए। 1985 में आती है जीवीके राव समिति। इन्होंने क्या सिफारिश की? जिला परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया और नियमित समय पर चुनाव किए जाने पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? वेबर ने, मार्क्स ने, ईस्टर्न ने या इनमें से किसी ने भी नहीं? किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस कहा है?
तो किसने कहा है विचारधारा को भ्रामक चेतना? मार्क्स ने। अगर आप लाइव चैट में आंसर नहीं दे रहे हैं तो लाइव चैट में आंसर जरूर दीजिए और पार्टिसिपेट करिए और लास्ट में बताइए अपना फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग एक दुष्ट के रूप में घृणा करते हैं। यह कथन किसका है? कार्ल पोपर का, मैक्सी का, सेवाइन का या इनमें से किसी का नहीं? किसने ये कथन कहा है कि लाखों लोग मार्क्स को देवता के रूप में पूजते हैं और अन्य लाखों लोग दुष्ट के रूप में? तो ये किसका कथन है? मैक्सी का। तो आपको ये याद रखना है कि ये मैक्सी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नई समाज रूपी शिशु को घर में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। किसका कथन है? मार्क्स का, लास्की का, जोड का या फिर हंट का? नई समाज रूपी शिशु को घर में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। आंसर कीजिए। तो मार्क्स का ये कथन है कि नई समाज रूपी शिशु को घर में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, मार्क्स या फिर एंगल्स? समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला कौन है इनमें से? रॉबर्ट ओवन है, सेंट साइमन है, मार्क्स है या फिर एंगल्स है? तो लिखिए आंसर अपना। तो समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए है पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, ऑप्शन बी है पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, ऑप्शन सी है पहली बार तिरंगा लहराया गया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस लिए प्रसिद्ध है 1896 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। ऑप्शन नंबर बी पहली बार राष्ट्रीय गीत 1896 के अधिवेशन में गाया गया। और 1896 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता में। 1896 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी रहीमतुल्ला एम सयानी ने। रहीमतुल्ला एम सयानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सर चार्ल्स मेटकाफ, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड एलेन बोरो? किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? क्या है इसके लिए राइट आंसर? लाइव चैट में अभी लिखिए आप लोग। तो कौन है? सर चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। निम्नलिखित कथन किसने कहे हैं? शक्ति साध्य इसलिए है
कि शक्ति प्राप्त होने पर राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। यह कथन किसका है कि शक्ति साध्य है क्योंकि शक्ति प्राप्त होने पर राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति स्वतः यानी अपने आप ही हो जाती है। मार्टिन वाइट की, जॉन डब्ल्यू बर्टन की, मॉर्गेनथाउ की या E.H. कार की। तो ये कथन किसका है? मॉर्गेनथाउ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, संरचनात्मक मार्क्सवाद के विचारक निम्नलिखित में से कौन है? मॉर्गेनथाउ हैं, कार्ल मार्क्स हैं, अरुण बोस हैं या फिर गोडेलियर हैं। इनमें से कौन संरचनात्मक मार्क्सवाद के विचारक हैं? तो लिखिए अपने आंसर को, 3 सेकंड लेफ्ट है। तो संरचनात्मक मार्क्सवाद के विचारक इनमें से कौन है? गोडेलियर। इसके अलावा कौन कौन है? अल्थुजर, पोलंताज और गोडेलियर। ठीक है, तो ये सभी संरचनात्मक मार्क्सवाद के विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यह पुस्तक रक्त और आंसुओं से लिखी गई है। महात्मा गांधी ने यह कथन किस पुस्तक के संदर्भ में कहा है? ऑप्शन ए है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, ऑप्शन बी स्वराज, ऑप्शन सी अनटू दिस लास्ट और ऑप्शन डी ट्रस्टीशिप। तो किस पुस्तक के बारे में महात्मा गांधी ने ये कथन कहे हैं? तो महात्मा गांधी ने अनटू दिस लास्ट के बारे में यह कथन कहा है कि यह पुस्तक रक्त और आंसुओं से लिखी गई है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसका लेख है? आपको ये बताना है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? आपको ये बताना है। या फिर यह किसका लेख है? वुड्रो विल्सन का है, वॉल्डो का है, मैक्स वेबर का है, किसका है? लिखिए अपने आंसर को। तो ये वुड्रो विल्सन का लेख है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और यहीं से लोक प्रशासन के एक अध्ययन के विषय के रूप में शुरुआत मानी जाती है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कब प्रकाशित होती है? 1887 में। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में ये प्रकाशित होती है। ठीक है, इसके अलावा वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर किसे माना जाता है? वुड्रो विल्सन को। लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फादर किसे माना जाता है, भारतीय लोक प्रशासन के जनक कौन माने जाते हैं, तो वो कौन है? पॉल एच एप्लबी। पॉल एच एप्लबी। ठीक है, तो अगर हम एक विषय के रूप में देखें लोक प्रशासन को, तो वुड्रो विल्सन इसके फादर हैं। और अगर हम इंडिया में देखें कि कौन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर हैं, तो पॉल एच एप्लबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यह पुस्तक किसकी है? रॉबर्ट गिल्पिन, केनेथ वॉल्ट्ज, जोसेफ ग्रीचो। तो इनमें से किसकी पुस्तक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? कौन है लेखक इनमें से थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के? कौन है? केनेथ वॉल्ट्ज। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनकी रचना है।
तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत उपागम के समर्थक हैं? ब्राइस, अरस्तु, फाइनर या उपरोक्त सभी? आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिए और लास्ट में बताइए कि आपने आज के इस क्विज में कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, ये फीडबैक भी जरूर दीजिए। तो ये सभी ब्राइस, अरस्तु, फाइनर तुलनात्मक राजनीति के संस्थागत उपागम के समर्थक हैं। भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? सुधार अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा प्रतिनिधि सरकार की नींव पड़ी भारत में। अरस्तु किस प्रकार के शासन में विश्वास रखता था? अभिजन का शासन, जनता का शासन, राजा का शासन या फिर विधि का शासन? तो क्या है इसके लिए राइट आंसर, लिखिए कमेंट बॉक्स में। अरस्तु किस प्रकार के शासन में विश्वास रखते थे? अभिजन के शासन में, जनता के शासन में, राजा के शासन में या फिर विधि के शासन में? तो अरस्तु विधि के शासन में विश्वास रखते थे। अरस्तु ने राज्य को कैसा समुदाय स्वीकार किया है? भावनात्मक समुदाय, स्वाभाविक समुदाय, समझौता निर्मित समुदाय या फिर कृत्रिम समुदाय? किस प्रकार का समुदाय स्वीकार करते हैं अरस्तु राज्य को? क्या वो भावनात्मक समुदाय कहते हैं, स्वाभाविक समुदाय कहते हैं, समझौता निर्मित समुदाय कहते हैं या फिर कृत्रिम समुदाय कहते हैं? तो अरस्तु ने राज्य को कैसा समुदाय स्वीकार किया है? स्वाभाविक समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय की धारणा का आधार क्या है? अरस्तु के वितरणात्मक न्याय की धारणा का आधार क्या है? योग्यता और सक्षमता, राज्य और नैतिकता, योग्यता और ज्यामितीय अनुपात, चरित्र और नैतिकता? तो वितरणात्मक न्याय की धारणा का आधार क्या है अरस्तु के? तो अरस्तु वितरणात्मक न्याय की धारणा का आधार योग्यता और ज्यामितीय अनुपात रखते हैं। मैकियावेली ने विधि का स्रोत किसे माना है? प्रकृति को, जनसमूह की इच्छा को, ईश्वर को या फिर विधि निर्माता को? मैकियावेली ने विधि का स्रोत किसे माना है? प्रकृति को माना है, जनसमूह की इच्छा को माना है, ईश्वर को माना है या फिर विधि निर्माता को माना है? क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या होगा इसके लिए, लिखिए। तो मैकियावेली ने विधि का स्रोत किसे माना है? विधि निर्माता को। तो अब आपके सामने क्वेश्चन फॉर यू आता है जिसका जवाब अभी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। किसका कथन है कि दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और यहाँ तक कि जिसका अपना कोई मस्तिष्क भी नहीं होता? दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता और यहाँ तक कि जिसका अपना कोई मस्तिष्क भी नहीं होता है। किसका ये कथन है? अरस्तु का है, बार्कर का है, प्लेटो का है? किसका है? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए और अपना फीडबैक दीजिए कि आज के प्रश्न आपको कैसे लगे। और मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।